हेलो दोस्तों, अगर आपको डार्क रोमांस, मिस्ट्री और इमोशनल कहानियाँ पसंद है तो ये कहानी आपके दिल को छूने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे और भी बेहतर कहानियाँ लाने की हिम्मत देता है। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लग रही है, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मन्नत एक जुनून भाग 1। इटली की एक सर्द रात, आसमान में आधा चांद टंगा हुआ था। उसकी फीकी रोशनी एक आलीशान होटल के पीछे बने क्रिस्टल क्लियर स्विमिंग पूल पर गिर रही थी। पानी की लहरें हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे कोई खामोश सपना। लेकिन उस खामोशी में एक अजीब सी ठंडक थी, खतरनाक और गहरी। तभी पानी के अंदर से एक साया उभरा, धीरे धीरे, जैसे कोई शिकारी अंधेरे से बाहर आ रहा हो। जैसे ही वो पानी से बाहर आया, उसकी तराशी हुई मस्कुलर बॉडी चांद की रोशनी में चमक उठी। पानी की बूंदें उसके कंधों से फिसलती हुई उसके चौड़े सीने और एब्स पर लुढ़क रही थी, जैसे किसी ने पत्थर की मूर्ति पर मोती सजा दिए हो। उसकी नसें हल्के हल्के उभरी हुई थी, हर मसल ऐसे तराशी हुई जैसे सालों की मेहनत और दर्द ने उसे गढ़ा हो। कमर पर बंधा सफ़ेद टावल और भीगकर माथे पर आई उसकी काली जुल्फें, उसे देखने वाला कोई भी अपनी नज़रें हटा ना पाए। 6 फीट 4 इंच की लंबी दमदार काया, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी बॉडी नहीं थी। उसकी आंखें गहरी, डार्क और बर्फ जैसी ठंडी। उन आंखों में ना कोई चाहत थी, ना कोई नरमी, सिर्फ खामोश खतरा। जैसे वो इंसान नहीं, एक तूफान हो जो कभी भी सब कुछ तबाह कर सकता है। लेकिन तभी उस आलीशान पुल के किनारे बैठी एक लड़की पर उसकी नज़र पड़ती है। वह लड़की कपड़े के नाम पर बस एक बिकिनी पहनी हुई थी और बेहद सिडक्टिव अंदाज में अपनी बॉडी पर हाथ फेर रही थी। जैसे ही उस लड़की की नज़रें उस शख्स से मिली, उसके चेहरे पर एक गहरी और सातिर मुस्कान आ गई। वहीं उस शख्स के चेहरे पर पुरानी सख्ती लौट आई, लेकिन इस बार होठों के कोनों पर एक तिरछी और सातिर मुस्कान तैर रही थी। लड़की धीरे से उठी और अपनी गीली हथेलियों के साथ उसकी तरफ बढ़ी। उसके पास आकर उसने अपनी कांपती हुई उंगलियां उसके नंगे और तरासे हुए सीने पर फेरना शुरू किया। वह उसकी आंखों में आंखें डालकर मदहोश आवाज़ में बोली, वाकई तुम बहुत हॉट हो। मैंने अपनी पूरी लाइफ में तुम्हारे जैसा हैंडसम और अट्रैक्टिव लड़का कभी नहीं देखा। उस शख्स की नज़रें पत्थर की तरह उसके चेहरे पर जमी थी। कोई हलचल नहीं, कोई जज्बात नहीं। लड़की ने उसकी खामोशी को अपनी जीत समझा और अपनी उंगलियां फेरते हुए आगे बोली, मुझे पता है तुमने मुझे सख्त मना किया था कि मैं तुम्हारे आसपास भी ना भटकूं, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी ये मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, भला कोई तुमसे दूर कैसे रह सकता है। सच कहूं तो तुम्हारे करीब आकर मैं खुद को बेकाबू महसूस कर रही हूं। प्लीज़ आज की रात मेरे नाम कर दो। उस शख्स की गहरी काली आंखें अभी भी उस पर ही टिकी थी। अचानक उसने बिना एक शब्द बोले उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। लड़की के चेहरे पर एक कामयाब मुस्कान आ गई। उसने खुशी खुशी अपने हाथ उसकी गर्दन के चारों तरफ लपेट लिए। उसे लगा कि उसका जादू चल गया है। वहीं वह शख्स उसे ले जाकर पास ही मौजूद एक लग्जरी डेक चेयर पर बैठा देता है। लड़की की आंखों में चमक और भी गहरी हो गई थी। वह सेडेक्टिव अंदाज में उसे घूर रही थी। एक्साइटमेंट के मारे उसका गला सूखने लगा था। पर तभी उस शख्स ने पास रखी एक छोटी टेबल का ड्रॉअर खोला। जैसे ही उसका हाथ बाहर आया, उसमें एक इंजेक्शन चमक रहा था। चांद की रोशनी में उस ठंडी सुई की चमक देखते ही
लड़के की आंखों में मौजूद वो नशा पल भर में गायब हो गया। उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया, माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। वह बुरी तरह हकलाते हुए बस इतना ही बोल पाई, ये क्या है? किस चीज़ का इंजेक्शन है ये? लड़की खौफ के मारे कांपने लगी। डर के मारे उसकी मुट्ठियों ने पास पड़ी डेक चेयर की चादर को कसकर जकड़ लिया। उसने डरी हुई आवाज़ में एक बार फिर पूछा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये इंजेक्शन कैसा है? तभी उस लड़के के चेहरे पर एक रहस्यमयी और क्रूर मुस्कान आई। वह बहुत ही शांत लेकिन ठंडी आवाज़ में बोला, तुम्हारी मौत का इंजेक्शन है बेबी। तुम्हें मेरे करीब आने का बहुत शौक था ना, लेकिन भूल गई। मेरे करीब आने की इजाज़त सिर्फ उसे है जिसे मैं खुद चुनता हूँ। मैंने मना किया था कि मेरे आसपास भी मत भटकना, मौका दिया था कि मुझसे मत खेलो, लेकिन क्या करें, तुमने अपनी मौत खुद मेरे हाथों लिख दी है। खतरे को भांपते हुए लड़की बिजली की तेजी से अपनी जगह से उठी और पुल के किनारे से भागना चाही, लेकिन उसकी किस्मत में बचना नहीं लिखा था। उस शख्स ने पलक झपकते ही उसे पीछे से अपनी फौलादी बाहों में जकड़ लिया। लड़की उसकी गिरफ्त में छटपटाने लगी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तो बस वही कर रही थी जो मुझसे कहा गया था। मुझे जाने दो, मुझे जान से मत मारो। लेकिन उस शख्स के चेहरे पर सिकन तक न आई, बस वही रहस्यमयी मुस्कान बरकरार थी। वह लड़की के कान के पास झुका और बहुत ही धीमी आवाज़ में फुसफुसाया, जिसने भी तुम्हें भेजा है उसे रिटर्न गिफ्ट तो देना बनता है ना बेबी। और अब तो तुमने मेरा चेहरा देख लिया है, मुझे देखने वाले जिंदा नहीं बचते। ये कहते ही उसने बिना किसी रहम के वह इंजेक्शन उसकी गर्दन में उतार दिए। कुछ ही पलों में जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। वह लड़की वही पुल के किनारे फर्श पर गिरकर तड़पने लगी। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे। उसकी जिंदगी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रही थी, लेकिन वह शख्स, वह तो बस पत्थर की तरह खड़ा उसे देख रहा था। वह घुटने के बल उसके करीब बैठा और उसकी बुझती हुई आंखों में देखते हुए बोला, मुझे छूने का हक पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान को है, उसके सिवा मुझे कोई नहीं छू सकता। और हाँ, मेरे करीब कोई तभी आ सकता है जब मैं इजाज़त दूँ। सो रेस्ट इन पीस बेबी। धीरे धीरे उस लड़की की सांसें थम गई और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। वह शख्स उठा, ठंडे पानी के पास से हटकर बालकनी की तरफ गया और बड़ी बेरुखी से एक सिगरेट सुलगा ली। धुएं के छल्ले उड़ाते हुए वो अंधेरी रात को देखने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो सिगरेट का हर कस जितनी गहराई से खींच रहा था, उसकी आंखें उतनी ही डार्क और खतरनाक होती जा रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी बर्फीली ठंडक थी जिसने उस पुल साइड के तापमान को भी जैसे जमा कर रख दिया हो। तभी खामोशी को चीरते हुए पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। वह शख्स अंदर आया। यह शिव था, शिव जो वेदांश राठौर उर्फ किंग का दाहिना हाथ है, उसका सबसे भरोसेमंद आदमी, जो बिना कोई सवाल किए वेदांश के लिए अपनी जान भी दे सकता है। जी हाँ, यह शख्स कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि माफिया वर्ल्ड का बेताज बादशाह और बिजनेस की दुनिया का बेमिसाल टाइकून वेदांश राठौर है। वेदांश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने बस अपनी उंगलियों के एक मामूली से इशारे से फर्श पर पड़ी लाश की तरफ इशारा किया और ठंडी आवाज़ में कहा, साफ करो इसे और इसकी बॉडी को उसी के पास पार्सल कर दो जिसने इसे यहाँ भेजा था। शिव ने एक गहरी सांस ली और कुछ देर वहीं खामोश खड़ा रहा। वेदांश ने बिना पीछे मुड़े धुएं का गुब्बारा छोड़ते हुए पूछा, जो बोलना है बोलो शिव, यूँ खामोश मत रहो। शिव ने हिम्मत जुटाई और भारी आवाज़ में कहा, किंग 3 साल हो गए, 3 साल से आप मुंबई नहीं गए। अब तो आपके दुश्मन भी आपको मरा हुआ समझ चुके होंगे। पिछले 3 सालों से मयंक सर और कबीर सर मुंबई का बिजनेस संभाल रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप वापस लौटें। शिव थोड़ा रुका और फिर एक ऐसी बात कही जिसने हवा में तनाव और बढ़ा दिया। आज आपके नाना जी का कॉल आया था, बरसी है और इस बार आपका वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है।
जैसे ही शिव के मुंह से बरसी का नाम निकला, वेदांश का पूरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया। उसने अपनी आंखें बड़ी मजबूती से बंद कर ली। जलती हुई सिगरेट को उसने अपनी हथेली के बीच रखकर मुट्ठी कस ली। आग उसकी खाल को जला रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द की एक सिकन तक नहीं आई। शिव खामोशी से खड़ा ये सब देख रहा था। वह बखूबी जानता था कि इस वक्त वेदांश के अंदर यादों और गुस्से का कैसा भयानक तूफान मचा हुआ है। पिछले 3 सालों से उसे वेदांश का यही कोल्ड रूप देखने की आदत हो गई थी। वेदांश ने एक लंबी ठहरी और ठंडी सांस ली। अपनी गहरी काली आंखें खोली और सपाट बिना किसी इमोशन की आवाज़ में बोला, मुंबई जाने की तैयारी करो शिव। शिव के पास कहने को और कुछ नहीं था। वह बस अपना सिर झुकाकर उस इलाके से बाहर निकल गया। उसके जाते ही वहाँ फिर से वही डरावनी खामोशी छा गई, जैसे कुछ देर पहले वहाँ कोई मौत हुई ही ना हो। बाहर निकलते ही शिव ने एक बोझिल सांस ली और मन ही मन कहा, 3 साल, इन 3 सालों में आप और भी ज़्यादा खतरनाक और पत्थर दिल हो गए हैं किंग। इन 3 सालों में आपने खुद को बहुत जलाया है, वो भी उनकी याद में जिन्हें आपकी परवाह नहीं थी। पता नहीं अब आपके मुंबई कदम रखने के बाद वहाँ कौन सी कयामत आने वाली है। वही वेदांश अभी भी बैल्कनी में अकेला खड़ा था। उसने एक बार फिर सिगरेट सुलगाई और उसका एक गहरा कस भरा। धुएं का गुबार हवा में फैल रहा था और उसकी आंखों की गहराई में जैसे अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। तभी उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन ऑन होते ही एक तस्वीर चमक उठी। यह तस्वीर वेदांश और मन्नत की थी। तस्वीर में दोनों साथ थे, बेहद खुश और बेपरवाह। मन्नत वेदांश के गाल पर एक प्यार भरी किस कर रही थी। उस पल में दोनों दुनिया के सबसे प्यारे और खुशहाल कपल लग रहे थे। वेदांश की वो आंखें जो आज बर्फ की तरह ठंडी है, उस फोटो में सुकून से भरी हुई थी। वेदांश कुछ पलों तक बिना पलके झपकाए उस तस्वीर को देखता रहा। सन्नाटे में उसकी सांसों की आवाज़ भारी होने लगी थी। देखते ही देखते उसकी आंखों का रंग बदलने लगा। वह और भी गहरी, डार्क और दर्द से भर गई। जैसे ही उसे हकीकत का एहसास हुआ, उसने झटके से उस फोटो को हाइड कर दिया और मोबाइल ऑफ कर दिया और एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी नज़रें मोबाइल से हटाकर दूर क्षितिज की ओर टिका दी। वहीं दूसरी ओर सपनों की नगरी मुंबई, जहां ऊंची इमारतें और चमक धमक की कोई कमी नहीं थी। इस शहर के सबसे पॉश इलाके में खड़ा है राठौर मेंशन। व्हाइट मार्बल से बना यह आलीशान मेंशन किसी महल से कम नहीं दिखता। बाहर चारों तरफ मुस्तैद बॉडीगार्ड्स का कड़ा पहरा है, जो यहाँ की पावर और सुख की गवाही दे रहे थे। यह घर बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से उतना ही रॉयल और एक्सपेंसिव है। लेकिन आज इस वैभव के बीच हवाओं में एक भारीपन था। एक अजीब सी उदासी ने इस घर को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। हॉल के बीचों बीच 2 तस्वीरें रखी हुई थी, जिन पर फूलों की हार चढ़े हुए थे। सामने जलता हुआ दिया अपनी मध्यम रोशनी बिखेर रहा था, मानो उन यादों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हो। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा था। पंडित जी शांति से बरसी की पूजा की तैयारी कर रहे थे। उनके ठीक सामने बैठे थे ओम राठौर, जो वेदांश के नाना जी थे और इस खानदान की नींव। उनके पास ही उनकी पत्नी सावित्री राठौर बैठी थी। दोनों की आंखों में नमी थी। बहुत मुश्किल से ये दोनों अपनी भावनाओं के सैलाब को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज का दिन उनके लिए उन जख्मों को कुरेदने जैसा है जो कभी भरे ही नहीं थे। तभी पंडित जी ने गंभीर आवाज़ में कहा, पूजा शुरू करते हैं। पंडित जी ने अभी अपनी बात पूरी ही की थी कि अचानक हॉल में एक ऊंची और साफ आवाज़ गूंजी, अभी नहीं पंडित जी। सबकी नज़रें झटके से घूमी। नूतन जी खड़ी थी। नूतन जी वेदांश की सरोगेट मदर, लेकिन हकीकत में वो उससे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। दिखने में वो बेहद खूबसूरत और एलिगेंट है, लेकिन आज उनके चेहरे की वो रौनक गायब थी। उसकी जगह दर्द और उदासी की एक गहरी परत जमी थी। वो सधे हुए कदमों से आगे बढ़ी और अपनी भारी आवाज़ में बोली, अभी मेरा बेटा नहीं आया है और जब तक वो नहीं आएगा यह पूजा शुरू नहीं होगी।
ओम जी ने एक ठंडी सांस ली और अपनी थकी हुई आवाज़ में बोले, नूतन, वह इस बार भी नहीं आने वाले हैं। 3 साल से हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हमारी फिक्र नहीं है। उनका इंतज़ार करना बंद कीजिए और पूजा शुरू होने दीजिए। नूतन जी की आंखों में आंसू भर आए, पर उनका यकीन अटल था। वह रुआसी आवाज़ में बोली, नहीं पापा, मेरा मन कह रहा है कि इस बार वो ज़रूर आएंगे। हमें थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। मुझे यकीन है कि मेरा वेद आज आएंगे। बस करो नूतन, तुम्हारी ये उम्मीद और ये फालतू का विश्वास। 3 सालों से तुम यही कहती आई हो। यह आवाज़ थी अंगद राठौर की, नूतन जी का पति, जिसने वेदांश की गैर मौजूदगी में इलीगल तरीके से पूरे राठौर बिजनेस पर कब्जा जमा रखा है। वह खुद को इस घर का शेर समझता है, जिसे न किसी का डर है न ही किसी की परवाह। घर वालों के सामने तो वो बहुत शरीफ बनता है, खासकर अपनी पत्नी नूतन जी के सामने, लेकिन अंदर ही अंदर उसने एक जहरीला नाग पाल रखा है। वह तो मन ही मन हर पल यही दुआ करता है कि वेदांश कभी लौट कर ना आए, क्योंकि अगर असली शेर वापस आया तो अंगद की सल्तनत पल भर में ढेर हो जाएगी। नूतन जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी अंगद अपने चेहरे पर एक झूठी हमदर्दी का नकाब ओढ़कर उनके करीब आया। उसने बड़ी चालाकी से नूतन के कंधे पर हाथ रखा और बनावटी दुख के साथ बोला, नूतन, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। मुझे भी बुरा लगता है जब हर साल तुम्हारी उम्मीदें टूटती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। जब वेद खुद ही नहीं आना चाहते तो उसे बुलाना बेकार है। बेहतर यही होगा कि तुम ये उम्मीद करना बंद कर दो। अंगद की बातें नूतन जी के दिल को छलनी कर रही थी, लेकिन तभी सन्नाटे को चिरते हुए राठौर मेंशन के गेट पर 3 ब्लैक लग्जरी कार्स आकर रुकी। गाड़ियों के रुकने की आवाज़ सुनते ही नूतन जी का मुरझाया चेहरा खिल उठा। उन्हें लगा कि शायद उनका बेटा वेदांश आ गया है। वो बड़ी उम्मीद से दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा फिर से फीका पड़ गया। दरवाजे से वेदांश नहीं बल्कि कबीर शेखावत अंदर दाखिल हुआ। शेखावत ग्रुप का ताकतवर सीईओ, 6 फुट 2 इंच की शानदार हाइट, चौड़ा सीना और चेहरे पर वह कड़क ठंडक और शक्ति जो किसी को भी खामोश कर दे। उसके साथ था मयंक मेहरा, जो दिखने में जितना स्मार्ट है, दिमाग से उतना ही तेज। ये दोनों न सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड के बेताज बादशाह हैं, बल्कि ये वेदांश के बचपन के दोस्त और उसके हर राज के रखवाले भी हैं। उनके पीछे पूरा शेखावत परिवार था। कबीर के पिता राजवीर शेखावत, माँ दिव्या शेखावत, चाचा विनोद और चाची मोहिनी। हालांकि इस भीड़ में 2 लोग नजर नहीं आए, कबीर की पत्नी पंखुरी और उसके दादाजी केशव जी। जैसे शेखावत परिवार अंदर आया, नूतन जी ने अपनी नज़रें फेर ली। माहौल में एक अनकहा तनाव साफ महसूस किया जा सकता था, लेकिन कबीर और मयंक ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह पूरी गरिमा के साथ आगे बढ़े और चुपचाप जाकर पूजा में बैठ गए। शेखावत परिवार के आने से राठौर मेंशन का माहौल और भी बोझिल हो गया था। पुरानी यादें और करवाहट जैसे दीवारों से टकरा रही थी। ओम जी ने एक थकी हुई और धीमी आवाज़ में राजवीर जी से पूछे, राजवीर, केशव कैसा है? राजवीर जी ने बस छोटा सा जवाब दिया, अब वो ठीक है। बस इतनी ही बात हुई। न शेखावत परिवार कुछ और बोल पाया, न राठौर परिवार। एक वक्त था जब ये दोनों परिवार एक दूसरे के लिए जान देने को रेडी रहते थे, लेकिन आज इनके बीच की दूरियां इतनी बढ़ चुकी है कि आंखों में आंखें डालना भी मुश्किल था। यह करवाहट क्यों आई, यह तो वक्त ही बताएगा। पंडित जी ने माहौल के सन्नाटे को भांपते हुए एक बार फिर पूछा, क्या हम पूजा शुरू करें? सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। कबीर और मयंक पूरी शांति से बैठे थे, लेकिन उनकी नज़रें सामने रखी उन तस्वीरों पर टिकी थी। उनकी आंखों में धीरे धीरे नमी उतर रही थी और दर्द गहरा होता जा रहा था। जब सबको यकीन हो गया कि वेदांश इस बार भी नहीं आएगा, तो भारी मन से सबने सहमति दी। ठीक है पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। अभी पंडित जी ने पहला मंत्र पढ़ा ही था कि अचानक पूरे मेंशन का माहौल बदल गया। हवाओं में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई और जैसे कमरे का तापमान एकदम से गिर गया हो।
तभी राठौर मैंसन के गेट पर काली गाड़ियों का एक विशाल काफिला तूफान की तरह दाखिल हुआ। गाड़ियों के टायरों की आवाज़ और उनके इंजन की गूंज ने पूरे मैंसन को हिला कर रख दिया। बाहर तैनात दर्जनों बॉडीगार्ड्स ने एक साथ अपने सर झुका लिए। यह सम्मान भी था और खौफ भी। बॉडीगार्ड्स ने तेजी से आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोले। जैसे ही वेदांश राठौर का पहला कदम मुंबई की जमीन पर पड़ा, ऐसा लगा मानो वक्त ठहर गया हो और हवाओं ने अपना रुख बदल लिया हो। वेदांश अपने सधे हुए और भारी कदमों से हॉल के अंदर दाखिल हुआ। उसके कदम रखते ही पूरा हॉल जैसे एक गहरी खामोशी में डूब गया। सबकी निगाहें बस उसी पर टिक गई। नूतन जी की आंखों में एक उम्मीद की चमक लौट आई और होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान। ओम जी और सावित्री जी की आंखें भी अपने पोते को देखकर छलक पड़ा, लेकिन अंगद, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वेदांश को अपने सामने खड़ा देखकर उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। खौफ उसके चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता था। पूरा शेखावत परिवार उसे एक टक देख रहा था। 3 साल का लंबा वक्त बीत चुका था उस चेहरे को देखे हुए। मयंक के चेहरे पर अपने यार को देखकर एक गौरवमयी मुस्कान आई, लेकिन कबीर, वह अभी भी अपनी जगह पूरी शांति से बैठा रहा, जैसे उसे वेदांश के आने से कोई हैरानी ना हुई हो। वहीं वेदांश की गहरी और बर्फीली नजरें किसी शख्स पर नहीं, बल्कि सामने लगी उन 2 तस्वीरों पर टिकी थी। उसका चेहरा सख्त था, जैसे पत्थर से तराशा गया हो। कोई नहीं जान सकता था कि उस शांत चेहरे के पीछे यादों का कौन सा सैलाब उमड़ रहा है। नूतन जी अपनी ममता को रोक न सकी और दौड़कर उसके सीने से लग गई। वह फुट फुट कर रोने लगी और सिसकते हुए बोली, वेद, आप आ गए। मुझे पूरा यकीन था कि मेरा बेटा जरूर आएगा। कैसे हैं आप वेद? 3 साल, पूरे 3 साल लगा दिया आपने अपने घर आने में। क्या आपको एक बार भी अपनी इस माँ की याद नहीं आई? वेदांश बिल्कुल खामोश था। उसने ना कोई जवाब दिया, ना कोई हरकत की। उसकी नज़रें अब भी उन तस्वीरों में कैद थी, मानो वह इस दुनिया में होकर भी यहाँ नहीं था। कुछ पल तक वह यूं ही खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपनी माँ नूतन जी के पीठ पर रखा। उसकी आवाज़ किसी गहरी गूंज की तरह हॉल में फैली, पूजा की तैयारी कीजिए, मैं लौट आया हूँ। बस ये चंद शब्द, लेकिन इनमें एक ऐसा वजन था जिसने सबको खामोश कर दिया। उसने नूतन जी को खुद से अलग किया, एक पल के लिए उनके चेहरे को देखा और फिर सीधे उन तस्वीरों की ओर बढ़ गया। वो तस्वीरें किसी और की नहीं, बल्कि वेदांश के छोटे भाई आयुष राठौर और उसके पिता अधिराज राठौर की थी। दोनों अब इस दुनिया में नहीं थे। उनके जाने के पीछे कौन सा खौफनाक सच छिपा है, यह तो वक्त ही बताएगा। वेदांश जैसे जैसे उन तस्वीरों को देख रहा था, उसकी आंखों में वही बर्फीली ठंडक उतरने लगी। उसकी मुट्ठियाँ इतनी जोर से भिजी हुई थी कि उनकी नसें साफ नजर आ रही थी। जबड़े सख्त हो गए थे और आंखों में पुराना दर्द फिर से उभर आया था, लेकिन उसने बड़ी सावधानी से उस दर्द को अपने अंदर जब्त कर लिया। माहौल एक बार फिर इतना भारी हो गया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वेदांश से एक शब्द भी कह सके। सब मौन थे। वेदांश ने पंडित जी की तरफ देखा और अपनी भारी कड़क आवाज़ में कहा, इंतज़ार किसका है पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। ये कहकर वह वहीं बैठ गया। उसकी नज़रें अब भी सामने फोटो पर जमी थी, जहां उसका छोटा भाई मासूमियत से मुस्कुरा रहा था और उसके पिता, जिसे वह दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उस खामोशी में एक तूफान साफ महसूस किया जा सकता था। सब समझ रहे थे कि वेदांश राठौर वापस तो आ गया है, लेकिन वह पहला वाला इंसान नहीं रहा। कुछ ही देर में बरसी की पूजा समाप्त हो गई। वेदांश उठा, ना उसने किसी की तरफ देखा, ना ही एक शब्द बोला। वो सीधे अपने फ्लोर की तरफ बढ़ गया। नूतन जी, ओम जी और सावित्री जी की आंखें उससे ही देख रही थी। उनके मन में हजारों बातें थी, लेकिन वेदांश के चेहरे की वो बर्फीली खामोशी किसी दीवार की तरह उनके बीच खड़ी थी। नूतन जी ने एक लंबी और बोझिल सांस ली और थकी हुई आवाज़ में बोली, पापा, वेद लौट तो आए हैं, लेकिन ये वो वेद नहीं है जिन्हें हम जानते हैं। ये हमारे पुराने वेद नहीं हैं। ओम जी खामोश रहे। वो कहते भी तो क्या,
इन 3 सालों में इस घर की हवाएं और रिश्ते की डोर इतनी उलझ चुकी थी कि किसी के पास कहने को कोई शब्द ही नहीं बचे थे। माहौल में सिर्फ एक गहरा सन्नाटा पसरा था। इसी सन्नाटे के बीच शेखावत परिवार उठा और बिना किसी से एक लफ्ज कहे अपनी गरिमा के साथ मेंशन से बाहर निकल गया। उनकी यह खामोशी भी कई अनकहे सवालों को जन्म दे रही थी। वहीं दूसरी ओर अंगद के अंदर खौफ का ज्वालामुखी फट रहा था। वह मन ही मन बुदबुदाया, हे भगवान, ये वापस क्यों लौट आया? पिछले 3 साल मेरी जिंदगी के सबसे सुकून भरे साल थे। सब कुछ कितना परफेक्ट चल रहा था। कहीं इसके लौटने से मेरा बनाया हुआ सारा प्लान मिट्टी में ना मिल जाए। राठौर डोमिनिस ग्रुप पर अभी मेरा कब्जा है, लेकिन वेदांश का यहाँ होना मेरे लिए किसी बड़ी तबाही के संकेत से कम नहीं है। वहीं वेदांश अपने फ्लोर पर पहुंचा। यह राठौर मेंशन का सबसे ऊपरी हिस्सा यानी टॉप फ्लोर था। यह पूरा फ्लोर सिर्फ और सिर्फ वेदांश का था, उसका अपना साम्राज्य, उसकी अपनी तन्हाई। लेकिन जैसे वह अपने कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचा, उसके बढ़ते कदम अचानक थम गए। ऐसा लगा मानो उस सख्त और पत्थर दिल इंसान की हिम्मत जवाब दे रही हो। उसकी मुट्ठी कस गई। उसने बड़ी मजबूती से अपनी आंखें बंद कर ली। बंद आंखों के अंधेरे में अचानक एक खूबसूरत सा चेहरा चमक उठा। मन्नत का, चांद का एक टुकड़ा, जिसकी खिलखिलाहट और मासूम मुस्कान आज भी वेदांश के जेहन में जिंदा थी। लेकिन जैसे उसने आंखें खोली, वो यादें धुएं की तरह उड़ गई। उसकी आंखों का रंग गहरा लाल हो गया और उनमें एक बेहिसाब दर्द उतर आया। वह एक कदम पीछे हट गया, जैसे उस कमरे के अंदर जाना उसके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम हो। पर अगले ही पल वह दर्द गायब हो गया। उसकी जगह ले ली एक खौफनाक नफरत और गुस्से ने। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली और खुद को पत्थर बना लिया। जैसे उसने कमरे के अंदर कदम रखा, हवा के एक झोंके ने उसे छुआ। ऐसा लगा जैसे किसी की खुशबू, किसी की यादें उसके चेहरे को सहला रही हो। पूरा कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो 3 साल पहले छोड़ कर गया था। कमरे के हर कोने में, हर पर्दे में वेदांश और मन्नत की खुशबू रची बसी थी। यादों का एक समंदर था जो उसे डुबाने को रेडी था। अचानक वह उस यादों के उस भंवर में डूब गया जहां से निकलना नामुमकिन था। उसके कानों में आज भी उस रात की गूंज सुनाई दे रही थी। स्टेज पर दुधिया रोशनी बिखरी हुई थी। हाथ में चमकता हुआ अवार्ड लिए वेदांश राठौर खड़ा था। यूं तो उसने ना जाने कितने अवार्ड्स जीते थे, पर शादी के बाद मिलने वाला यह पहला अवार्ड उसके लिए रूहानी तौर पर बहुत खास था। उसने माइक संभाला और अपनी गहरी मखमली आवाज में बोलना शुरू किया। पूरा हॉल एक पल में खामोश हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, यह अवार्ड सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, बल्कि उन हजारों घंटों की मेहनत का नतीजा है जो भारत की मिट्टी और मेरे सपनों ने मिलकर की है। इस सफ़र में मेरे पेरेंट्स, मेरी टीम और मेरे करीबियों ने मेरा साथ दिया, लेकिन वह एक पल के लिए रुका और उसकी नज़रों में एक अजीब सा जुनून उतर आया। अगर इस कामयाबी का कोई असली हकदार है, जिसकी वजह से यह वेदांश राठौर आज यहाँ है, तो वह है मेरी खूबसूरत पत्नी मिसेस मन्नत वेदांश राठौर। जैसे ही उसका नाम गूंजा, पूरे हॉल का कैमरा और सबकी निगाहें हॉल के बीचों बीच लगे वीआईपी सोफे की ओर घूम गई। मन्नत, जो इस वक्त पूरी तरह से अवाक थी, उसकी आंखों में हैरानी और चेहरे पर एक मध्यम सी मुस्कान तैर गई। उसने आज अनियन पिंक कलर का एक बेहद खूबसूरत अनारकली फ्रॉक सूट पहना था। माथे पर वेदांश के नाम का वो छोटा सा सिंदूर उसकी गरिमा को बढ़ा रहा था। होठों पर लगी न्यूड लिपस्टिक उसकी सादगी में 4 चांद लगा रही थी। वह आज भी उतनी ही हसीन लग रही थी जितनी शादी के पहले दिन। मन्नत ने स्टेज पर खड़े वेदांश को तीखी नज़रों से घूरा और मन ही मन बुदबुदाई, यह इंसान भी ना अपनी आदत से बाज नहीं आते। अभी सुबह ही मैंने मना किया था कि मुझे लाइमलाइट में मत लाइएगा, पर नहीं, ये अवार्ड सिर्फ आपकी मेहनत का है वी, फिर मुझे बीच में क्यों खींच लाए। वहीं स्टेज से वेदांश की शिकारी नज़रों ने मन्नत की आंखों की उस शिकायत को पढ़ लिया। वह मन ही मन मुस्कुराया और अपनी आंखों से ही उसे जवाब दिया, जान, आप मेरी धड़कन हैं और धड़कन के बिना ये जिंदा जिस्म अधूरा है। इस अवार्ड पर अगर मेरा हक है तो आप पर मेरा कब्जा है। तो अब नखरे छोड़िए और स्टेज पर आइए।
वरना आप ये मत भूलिएगा कि पिछले 4 दिनों से आपने मुझे खुद से दूर रखा है और मेरा सब्र अब जवाब दे रहा है। हॉल में मौजूद हजारों लोगों के लिए वो सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन उन दोनों के बीच एक खामोश युद्ध चल रहा था, जिसमें बेइंतहा प्यार भी था और एक मीठी सी तकरार भी। मन्नत ने खुद को संभाला और चेहरे पर एक परफेक्ट वाइफ वाली स्माइल लिए स्टेज की ओर बढ़ गई। वो जैसे जैसे स्टेज की सीढ़ियां चढ़ रही थी, वेदांश की धड़कनें किसी बेकाबू रफ्तार की तरह तेज हो रही थी। वह अपनी जान की हर एक अदा, उसके चलने के अंदाज और उसकी उस मखमली सादगी को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। वही मन्नत वेदांश की नज़रों की तपिश महसूस कर रही थी। उसकी भी धड़कनें बढ़ चुकी थी। जैसे वो वेदांश के करीब पहुंची, वेदांश ने एवार्ड उसकी ओर बढ़ाया। एवार्ड थामते वक्त उसने जानबूझकर अपनी उंगलियों से मन्नत की कोमल उंगलियों को सहलाया। उस एक छुअन ने मन्नत के पूरे वजूद में बिजली सी दौड़ा दी। उसने एक बार फिर तीखी नज़रों से अपने पति को देखा और मध्यम आवाज़ में बुदबुदाई, वी, आप सच में बहुत बेशरम हो गए हैं। शादी के बाद तो जैसे आपने हया का दामन ही छोड़ दिया है। सबके सामने आप एक भी मौका नहीं छोड़ते मुझे छेड़ने का। वेदांश ने अपनी सिग्नेचर स्टाइल में झुककर मन्नत के कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ी और फुसफुसाया, आज तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जान। इन 4 दिनों का पूरा हिसाब चुकता करना है। आज की रात आप सो नहीं पाएंगी, इसलिए अभी से खुद को रेडी कर लीजिए और याद रखिएगा, आज रात ना सुनने वाला नहीं हूँ। वेदांश की उस भारी और अधिकार भरी आवाज़ ने मन्नत के कानों में करंट जैसा एहसास जगा दिया। उसका गला सूखने लगा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी मीडिया के कैमरों की फ्लैशलाइट चमकने लगी। वेदांश और मन्नत ने एक पावर कपल की तरह पोज दिए। कुछ ही पलों में वेदांश की काली चमचमाती गाड़ी सीधे राठौर मेंशन के भव्य बरमादे में जाकर रुकी। जैसे ही वेदांश गाड़ी से बाहर निकला, उसने बिना एक पल की देरी किए मन्नत की ओर दरवाजा खोला और उसे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। मन्नत ने घबराकर वेदांश की गर्दन में अपनी बाहें डाल दी और हल्की आवाज़ में शिकायती लहजे में बोली, वी, ये क्या है? कुछ ही महीनों में हमारी शादी को 1 साल पूरे होने वाले हैं। अब हम न्यूली मैरिड नहीं रहे और हर बार जब भी हम घर लौटते हैं आप मुझे इसी तरह गोद में उठा लेते हैं। मुझे बहुत शर्म आती है। क्या सोचते होंगे सब? माना कि इस वक्त सब सो रहे होंगे, पर फिर भी। वेदांश ने उसकी आंखों में अपनी गहरी और पजेसिव नजरें गड़ाई और सीढ़ियां चढ़ते हुए बहुत शांत पर भारी आवाज में कहा, 1 साल हो या 100 साल जान, जब भी हम इस घर की दहलीज लांघेंगे आप मेरी बाहों में ही होंगी। यह मेरा नियम है और मेरी मन्नत भी। और हाँ, जिस दिन मैंने आपको गोद में नहीं उठाया उस दिन समझ जाइएगा कि आपका वी आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है या फिर बेहद नाराज़। वेदांश की यह बात सुनते ही मन्नत का दिल जैसे एक पल के लिए धक से रह गया। नाराज़गी और जुदाई का ख्याल ही उसकी रूह कपा देने के लिए काफ़ी था। उसकी आंखों के कोरों में नमी उतर आई। उसने अपनी नन्ही मुट्ठियों से वेदांश के सीने पर हल्के से मारा और रूंधे हुए गले से बोली, वी, ऐसी मनहूस बातें मत किया कीजिए। भगवान न करे कि वो दिन कभी आए जब आप मुझसे नाराज़ हो। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मन्नत की आवाज़ में छिपी उस तरफ को महसूस कर वेदांश का दिल पिघल गया। वह कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। उसे नीचे उतारने की बजाय उसके माथे पर एक एक किस किया। उसकी आवाज़ अब मखमली हो चुकी थी। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था जान। इस दुनिया में ऐसा कोई दिन नहीं बना जब वेदांश अपनी मन्नत से दूर हो सके या उससे नाराज़ रह सके। आप मेरी इबादत है और कोई अपनी इबादत से नाराज़ नहीं होता। उसने लात मारकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मन्नत को सीधे उस बेड पर ले जाकर लिटा दिया जहाँ 4 दिनों की दूरी आज मिटने वाली थी। वह जैसे ही मन्नत को बिस्तर के नरम मखमली एहसास पर लिटाया, कमरे का तापमान अचानक बढ़ता हुआ महसूस हुआ। मन्नत की आंखें झुकी हुई थी और उसकी धड़कनें उसके सीने में शोर मचा रही थी। वेदांश ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने अपने शर्ट के बटन खोल दिए और उसे उतारकर फर्श पर फेंक दिया। वह मन्नत के ऊपर इस तरह झुका कि उसकी गर्म सांसें मन्नत के चेहरे को दहकाने लगी। मन्नत ने घबराकर उसकी कंधों पर अपना हाथ कस लिए। वेदांश मखमली और मदहोश आवाज़ में कहा,
इन 4 दिनों ने मुझे एहसास दिलाया है जान कि आपके बिना एक पल भी गुजारना मौत से लड़ने जैसा है। आपने मुझे खुद से दूर रखा, अब उस सज़ा का जुर्माना तो देना ही होगा। मन्नत ने धीरे से अपनी पलकें उठाई। उसकी आंखों में हया और मोहब्बत का एक ऐसा नशा था कि वेदांश का सारा सब्र टूट गया। वह कांपते हुए होठों से बोली, वी, दूर तो मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। यह सुनते ही वेदांश की आंखों में एक अजीब सा जुनून उतर आया। उसने मन्नत के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरा और उसके होठों के बेहद करीब जाकर फुसफुसाया, पता है जान, जब भी मैं आपको इस तरह अपने करीब पाता हूँ मुझे हमारी वो पहली रात याद आ जाती है। वही खुशबू, वही आपकी तेज़ धड़कनें और वही मेरा जुनून। आज रात तो मैं आपको उस पहली रात से भी ज़्यादा तड़पाने वाला हूँ। उस 4 दिनों की एक एक सेकेंड की सज़ा आज आपकी रूह महसूस करेगी। वेदांश ने अपनी उंगलियों से मन्नत के गले में पड़े उस खास पेंडेंट को छुआ और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे से बालों की लटें हटाई। उसने मन्नत के माथे से लेकर उसके बंद पलकों तक मखमली किस छोड़ी। मन्नत के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। जैसे ही वेदांश के होठ मन्नत की गर्दन के पास पहुँचे, मन्नत के मुंह से एक मदहोश कर देने वाली आह निकल गई। वी, वेदांश ने उसकी आवाज़ को अपने होठों के बीच कैद कर लिया। मन्नत ने खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिए। कमरे में अब सिर्फ उनकी तेज होती धड़कनें और भारी होती सांसों की संगीत गूंज रही थी। प्रेजेंट। वेदांश जैसे ही उन यादों से बाहर आया, उसने अपनी गहरी और बोझिल नज़रों से कमरे के एक एक कोने को देखा, जहां कभी खुशियां रहती थी लेकिन आज सिर्फ एक डरावनी खामोशी थी। वहीं पूरा शेखावत परिवार अपने आलीशान शेखावत मेंशन लौट आया था। कबीर, जो हमेशा की तरह अपनी खामोशी की चादर ओढ़े हुए था, बिना किसी से कुछ कहे सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने कमरे की दहलीज पर कदम रखा, उसे अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ। उसने नीचे झुककर देखा। उसके उस सख्त और बर्फीले चेहरे पर एक ऐसी प्यारी मुस्कान खिली जो अपनी बेटी को देखकर ही खिलती है। उसने झुककर उस नन्ही सी जान को अपनी गोद में उठा लिया। महज 2 या 2.5 साल की वो मासूम बच्ची जो कबीर और पंखुड़ी की जान थी, दिखने में वो बिल्कुल अपनी माँ पंखुड़ी जैसी खूबसूरत थी। उसकी छोटी छोटी शरारती आंखों ने जब अपने पापा को देखा तो उसके चेहरे पर 1000 वाट की मुस्कान आ गई। अपनी तोतली और मीठी आवाज़ में वो चहकी, पापा। यह एक छोटा सा लफ्ज़ कबीर के दिल के सारे जख्मों पर मरहम जैसा था। उसने अपनी लाडली को कसकर अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे को चूमते हुए बड़े लाड से पूछा, मेरी लाडो, क्या चाहिए अब आपको? तभी सीढ़ियों से उतरते हुए पंखुड़ी की आवाज़ गूंजी, और क्या चाहिए आपकी लाडो को? सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट। अभी से जिद शुरू कर दी है इसने। कबीर, मैं पहले ही कह देती हूँ, अब इसके लिए कोई चॉकलेट नहीं आएगी। कबीर ने अपनी नज़रें उठाकर पंखुड़ी की तरफ देखा और जैसे उसे देखते ही उसकी दिन भर की सारी थकान और तनाव पल भर में गायब हो गए। पंखुड़ी जो सादगी और खूबसूरती की मिसाल थी, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। कबीर के लिए उसकी पूरी दुनिया उसकी पत्नी और उसकी यह नन्ही बच्ची ही थी। तभी दिव्या जी ने बड़े लाड से उस बच्ची को अपने गोद में ले लिया। उस प्यारी सी बच्ची का नाम कबीर और पंखुड़ी ने बड़े प्यार से कुहू रखा था। दिव्या जी ने कुहू को चूमते हुए कहा, मेरी बच्ची जो खाना चाहेगी वो खाएगी, कोई इसे रोक टोक नहीं करेगा। और रही बात इसके दांतों की, तो ये तो दूध के दांत हैं, खराब हुए तो नए आ जाएंगे। क्यों मेरी कुहू, है ना? कुहू खिलखिलाकर हंस पड़ी। पंखुड़ी ने हंसते हुए चुटकी ली, मैं अभी से बता रही हूँ माँ, ये बिल्कुल अपने पापा की तरह जिद्दी और बिगड़ैल हो गई है। कबीर ने नकली गुस्से के साथ पंखुड़ी को घूरकर देखा। उसकी भवें हल्की चढ़ गई थी और कहा, तो मैं जिद्दी और बिगड़ैल हूँ? पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और नहीं तो क्या, सामने तो बड़े अच्छे बनते हैं और बाद में अपने ही मनमानी करते हैं। कबीर उसे घूरकर देखा तो पंखुड़ी और कुहू दोनों हंस पड़े। एक पल के लिए लगा जैसे घर में खुशियाँ लौट आई, लेकिन तभी अचानक दिव्या जी की आंखें आंसुओं से भर आए। उन्हें अपनी बेटियों की याद आ गई। वह रुआसी आवाज़ में बोली, कर लेने दो इससे मनमानी पंखू, पता नहीं कब क्या हो जाए, किस्मत और समय हमसे कब क्या छीन ले, कुछ नहीं कहा जा सकता।
यह सुनते ही माहौल में एक भारी सन्नाटा छा गया। कबीर और पंखुड़ी की भी आंखें नम हो गई। वहीं राजवीर जी जो पासी सोफे पर बैठे थे, उनकी पलकें भी भींगने लगी। दिव्या जी अपनी ममता को रोक ना सकी और रोते हुए बोली, इस घर में बस ये कुहू ही तो है जिसने यहाँ की उदासी को अपनी खिलखिलाहट में दबा कर रखा है, वरना मेरी दोनों बेटियों की याद तो अब बस तस्वीरों में रह गई है। कियारा इस दुनिया में नहीं रही और हमारी मन्नू पता नहीं कहाँ है, कैसी है, इस दुनिया में है भी या नहीं, कुछ पता नहीं चलता। भगवान ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया? क्यों मेरी दोनों बच्ची मुझसे छीन ली? दिव्या जी को बिलखता देख पंखुड़ी ने उन्हें संभाला और दिलासा देते हुए बोली, ऐसा मत कहिए माँ, हमारी मन्नू जहाँ भी होगी ठीक होगी, उसे एक न एक दिन वापस आना ही होगा। आप खुद को संभालिए। कबीर के लिए अपनी माँ के ये आंसू और मन्नत का जिक्र बर्दाश्त करना नामुमकिन था। उसका गला रुंध गया था। वह बिना कुछ कहे एक गहरी और भारी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पंखुड़ी कबीर के अंदर मचे तूफान को समझ रही थी, लेकिन इस वक्त उसे दिव्या जी को संभालना ज़्यादा जरूरी था। तभी दिव्या जी ने खुद को संभाला और भारी मन से बोली, पंखु, आप जाकर कबीर को संभालिए, मैं बाबूजी के पास जाती हूँ, देखती हूँ उनकी तबीयत कैसी है। पंखुड़ी ने धीमे से सिर हिलाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वहीं दिव्या जी केशव जी के कमरे में पहुंची। मन्नत के जाने के बाद जैसे इस घर की सारी खुशियां ही खत्म हो गई थी। केशव जी की तो जान अपनी लाडली मन्नत में ही बसती थी। दिव्या जी उनके पास आकर बोली, ये क्या बाबूजी, आप तो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। मैंने कहा था ना कि आपको ये सारे फल खाने हैं, पर आपने अब तक इसे हाथ भी नहीं लगाया है। कब तक यूँ कमरे में बंद रहिएगा? चलिए हॉल में चलते हैं। केशव जी ने एक थकी हुई और उदास आवाज़ में पूछे, वहाँ राठौर मेंशन में सब कैसा था? दिव्या जी की आंखों में एक टीस उभरी। वह बोली, वेदांश लौट आए हैं बाबूजी, लेकिन उन्होंने किसी से एक लफ्ज़ नहीं कहा। सच कहूँ तो अगर आप ना कहते तो हम वहाँ जाते भी नहीं। अब वहाँ जाना सिर्फ एक रस्म बनकर रह गया है। उन्हें तो आज भी यही लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी मन्नत की ही गलती थी। दिव्या जी का गला भर आया। वह आगे बोली, पर सच तो आप जानते हैं ना बाबूजी, मन्नू खुद अपनी यादों और हालातों से लड़ रही थी। उस वक्त वो किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, तो इसमें उनका क्या कसूर? नूतन तो पहले भी मन्नू को पसंद नहीं करती थी। वेदांश की खातिर उसने मन्नू को अपनाया था, लेकिन जैसे ही मौका मिला सारा इल्ज़ाम मन्नू के सिर मढ़ दिया। पर दुख तो मुझे वेदांश पर होता है। वह तो हमारे मन्नू की हर धड़कन को पहचानते थे, फिर उन्होंने सबकी बातों पर यकीन कैसे कर लिए? केशव जी ने एक गहरी और लंबी सांस ली और बोले, बहू, आप वेदांश की हालत को भी तो समझिए। उन्होंने एक ही पल में अपना भाई और अपना पिता दोनों खो दिए। उस मानसिक स्थिति में वो क्या ही करते? पर हाँ, गलती उस वक्त हमारी मन्नू की भी थी। उन्हें उस वक्त वेदांश के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो बिना कुछ कहे चली गई और ऐसे गई कि एक बार मुड़कर अपने दादू को भी नहीं देखा। कहते कहते केशव जी की आवाज़ रुंध गई। उन्होंने कांपती आवाज़ में आगे कहा, मैं जानता हूँ वो अंदर से टूट गई होंगी। उन्हें लगा होगा कि वेदांश उन पर यकीन नहीं कर रहे हैं, पर उन्हें वेदांश को संभलने का मौका तो देना चाहिए था। पता नहीं इन 3 सालों में क्या से क्या हो गया। दोनों साथ में कितने खुश थे। ना जाने किसकी नज़र लग गई और ऐसी नज़र लगी कि दोनों एक दूसरे से कोसों दूर हो गए। केशव जी की बातें सुनकर दिव्या जी खामोश हो गई। वहीं दूसरी ओर मुंबई के शोर और नफरत से कोसों दूर पहाड़ों और झीलों की गोद में बसा खूबसूरत शहर उदयपुर। यहाँ की वादियों में लिपटे एक शांत से फ्लैट में एक लड़की बिस्तर पर चादर ताने सुकून से सोई हुई थी, जैसे उसे दुनिया की किसी कयामत की खबर ही ना हो। तभी कमरे में एक और लड़की दाखिल हुई। उसने झटके से खिड़की के पर्दे हटाए और चहकते हुए बोली, भला दोपहर में कौन सोता है, और वो भी सारी लाइटें जलाकर? पर्दे हटा देती तो सूरज की रोशनी खुद ब खुद तुम्हें जगा देती। बिस्तर पर लेटी लड़की ने नींद में ही करवट बदली और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। दूसरी लड़की हार मानने वाली नहीं थी। उसने चिल्लाकर कहा, देख मनु, अब उठेगी या मैं पानी की बाल्टी लेकर आऊं? कुंभकर्ण की तरह सो रही है। जैसे ही उसने मनु कहा, उस लड़की ने अंगड़ाई ली और अपनी आंखें खोली। यह कोई और नहीं, हमारी मन्नत थी। मन्नत जिसकी खूबसूरती आज भी बेमिसाल थी, या यूं कहे कि पहले से भी और भी
खूबसूरत हो गई थी। एक वक्त था जब उसके बाल कमर तक लंबे हुआ करते थे, पर अब उसने उन्हें छोटा करवा लिया था। छोटे बालों के इस नए लुक में उसकी मासूमियत और भी निखर कर आ रही थी। मन्नत के सामने खड़ी थी अमृता। हाँ, यह वही अमृता है जो कभी मन्नत से बेइंतहा नफरत करती थी और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। पर आज वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि वही अमृता मन्नत की सबसे बड़ी ढाल और उसकी सहेली बनी हुई है। मन्नत ने मासूमियत से मुंह बनाते हुए बोली, क्या तुम मुझे चैन से सोने भी नहीं देगी अम्मू? बहुत नींद आ रही है यार। अमृता हंसते हुए बोली, वाह, सुबह 10 बजे सोकर उठी हो और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, फिर से सो गई? इतना कौन सोता है भाई? तुम्हारी नींद का कोटा कभी खत्म क्यों नहीं होता? मन्नत ने एक लंबी सांस ली और उदास होकर बोली, तो और क्या करूं? 6 महीने हो गए जॉब ढूंढते ढूंढते। पिछली जॉब क्या छूटी, किस्मत ही रूठ गई। लगता है उदयपुर में बेरोजगारी अपने चरम पर है। बताओ भला, मुझ जैसी टैलेंटेड और खूबसूरत लड़की को कोई काम ही नहीं दे रहा है। तो नींद नहीं आएगी तो क्या होगा? माना कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, एक्सपीरियंस तो है, लेकिन इन्हें टैलेंट की कदर ही नहीं है। एक नींद ही तो है जिसे मेरी कदर है, जब चाहूँ तब आ जाता है। अमृता ने अपनी भव्य चढ़ाई और ताना मारते हुए बोली, तुम दुनिया की पहली ऐसी लड़की हो जिससे स्ट्रेस होता है तो नींद आती है। लोगों की तो नींद उड़ जाती है और तुम खराटे भर रही हो। मन्नत ने फिर से सोने की कोशिश की, पर अमृता ने उसे खींचकर उठा दिया। चलो, बहुत हुआ, चुपचाप रेडी हो जाओ, बाहर निकलो। थोड़ा घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे और देखेंगे कि और कहाँ कहाँ वैकेंसी है। जब तक खुद कोशिश नहीं करेंगे, जॉब चलकर तुम्हारे पास नहीं आएगी। चलो उठो अब। जैसे ही मन्नत मुंह बनाते हुए वॉशरूम में गई और अपनी आंखों पर ठंडे पानी की छींटें मारने लगी, बाहर अमृता का खिलखिलाता चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और गिल्ट उभर आया। क्यों अमृता मन्नत के साथ है और क्या है मन्नत की सच्चाई? क्यों जिसके प्यार में पागल था वेदांश राठौर, अब वो अनजान है मन्नत की सच्चाई से? और क्या हुआ था आयुष और अधिराज राठौर के साथ? मिलेंगे हर सवालों का जवाब धीरे धीरे हर एक नए एपिसोड के साथ। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।